हाँ ये चलो साइलेंट हो जाए सभी लोग। अब हम लोग जो बात करनी है वो बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो। और हमने ये भी बताया था कि दो चीज़ें इस चैप्टर में रोज सीखनी रहती हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन बारोड जो आज सीखने जा रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन बारोड। और एक चीज़ क्या सीखना था, जिनका ये दोनों सही समझ जाओ सब सही। जीए भी निकालना अगर आ गया सही, जाहिर सी बात जीए भी अगर सही निकल गया होगा तो आगे के प्रोसेस सब आसान है, कुछ टफ तो है नहीं। भाई म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर चाहिए और अनरियलाइज्ड रेंट और रूल 4 सर्टिफाइड होना चाहिए, छूट मिल जाएगी आपको। उसके अलावा क्या बताया कि जो भी आपके एनुअल वैल्यू आएगी उसका 30% ऑफ एनुअल वैल्यू छूट मिल रही है। अब एक छूट और रह गई इंटरेस्ट ऑन बारोड की। तो क्वेश्चन अगर तुम लोग देखे और लगाए होगे तो उसमें अगर निकाल के दिया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं निकाला होगा तो फिर ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। और जब निकालना पड़ेगा तो कैसे निकाला जाएगा तो वही सीखना है। तो इंटरेस्ट ऑन बारोड का मतलब क्या हो गया, पहले ये बताओ। यानी लोन जो है, पर्पस ऑफ लोन, पहली तो क्या पर्पस ऑफ लोन, यानी जिस लोन पर इंटरेस्ट की बात की छूट मिलने वाली है हम लोगों को, वो लोन जो है किस पर्पस से लिया गया होगा, किस मकसद से लिया गया होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा। तो 4 मकसद से। कौन कौन से? सबसे पहले तो आप आता है यहाँ पर परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है पास में आ गई, यानी जो मकान लिया गया है, जो मकान का जो लोन लिया गया है उस लोन का जो मकसद होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इन्हीं 4 में से कोई एक होगा। या तो आपको मकान खरीदना होगा, जिस मकान का किराया उठा दिया आपने, उस मकान को आपने खरीदने के लिए आपने क्या लिया था, लोन लिया हो। या आपने उस मकान का निर्माण कराया हो, जमीन परती पड़ी थी, आपने लोन लिया और तो मकान बना दिया और किराया उठा दिए। या तो आपने मकान की रिपेयरिंग के लिए लोन लिया होगा, हैवी किस्म की रिपेयरिंग रही होगी, बहुत टूट फूट गया होगा, टायर फालता है और थोड़ा खूबसूरत बना दी ताकि किराया आपका बढ़ जाए। तो अगर इस तरह की हैवी किस्म की अगर रिपेयरिंग रही होगी तो वो उसके लिए भी अगर आपने लोन लिया होगा तो उस पर जो आप ब्याज पेड करेंगे उसकी भी आपको छूट मिलेगी, तो उसको बोला जाएगा रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग। या और किसके लिए लिया होगा, रिन्यूअल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग खराब हो चुकी थी, आपने उसको गिरवाया, फिर से उसको पुनः बनवाया, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिन्यूअल ऑफ बिल्डिंग। तो इसका जो लोन लिया होगा इन्हीं 4 पर्पस लेना चाहिए, या तो मकान खरीदने के लिए, या तो मकान बनवाने के लिए, या तो मकान की मरम्मत के लिए, या मकान का पुनः निर्माण कराने के लिए। इन 4 मकसद से, इस 4 उद्देश्य से अगर आपने मकान के लिए लोन लिया होगा तो आपको छूट मिलेगी, जितना भी उस पर इंटरेस्ट पेड करेंगे, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट इसमें आता है, उसमें इंटरेस्ट जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, इंटरेस्ट की बात जहां तक आती है, 2 तरह का इंटरेस्ट हो गया इसमें मकान में। एक तो हम लोग बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और एक को बोलते हैं हम लोग हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण से पहले का, निर्माण से पहले का ब्याज, यानी इसको लिख सकता हूं मैं निर्माण पूर्व। ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, निर्माण के पश्चात, तो इसको लिखूंगा मैं निर्माण पश्चात ब्याज, यानी निर्माण के पहले का ब्याज और निर्माण के बाद का ब्याज, 2 हिस्सों में बटा हुआ ब्याज को, निर्माण के पहले का ब्याज और निर्माण के बाद का ब्याज।
अब निर्माण का मतलब क्या है कि आपने लोन लिया, अब मकान बन करके जो तैयार हुआ होगा, तो तैयार हुआ तो तैयार होने से पहले का जितना ब्याज होगा उसको क्या कहलाएगा, मकान के निर्माण होने से पहले का ब्याज, ठीक है ना। अब मकान बनकर तैयार हो गया, यहाँ पर किराया बढ़ा दियो, अब किराया कमाओगे, धीरे धीरे लोन चुकाओगे, चुकाने में भी 2-4 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है लोन चुकाने में। तो इसका मतलब आगे के वर्षों में भी आपका ब्याज कुछ ना कुछ रहेगा। जब लोन नहीं चुकाएगा तो ब्याज तो रहेगा ही नहीं रहेगा, तो ब्याज तो रहेगा। तो ये जो हो जाएगा मकान के निर्माण करने के बाद का ब्याज हुआ। तो मकान बनने से पहले का ब्याज और मकान बनने के बाद का ब्याज। तो मकान बनने के पहले के ब्याज कैसे निकाला जाता है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है ये समझना हम लोगों को है। मकान बनने के बाद का जो ब्याज होगा उसका क्या रूल रेगुलेशन उसको समझना है। तो ध्यान सुनो, मकान बनने में जितना भी ब्याज लगेगा उस ब्याज की छूट आपको कम मिलेगी। भाई वो तो मकान बन रहा है, रिटर्न इनकम टैक्स फाइल हो नहीं रहा है क्योंकि कोई इनकम ही नहीं है, किस चीज का रिटर्न फाइल करेंगे हम। तो अभी ब्याज मैं दे रहा हूँ, तो जो ब्याज होगा उसके लिए इनकम टैक्स कहता है कि जो भी मकान बनने से पहले का ब्याज होगा उसकी ब्याज को हम लोग इकट्ठा छूट आपको नहीं देंगे अगले साल में। मतलब बन के तैयार हो गया, किराया रुक गया, अब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो इकट्ठा ब्याज की छूट आपको नहीं मिलेगी, उसको 5 एनुअल और इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब ये जो निर्माण के पूर्व का जो ब्याज होगा ना, ये जो होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में छूट मिलेगी। मतलब अगर 10,000 रुपया आपको ब्याज हुआ बनने से पहले का, तो हर साल आपको 2,000 रुपया 2,000 रुपया 2,000 रुपया 2,000 करके 5 साल तक छूट मिलेगी। मतलब कि मकान बनने से पहले के ब्याज की छूट इकट्ठा नहीं मिलती है, जितना भी ब्याज होगा उसको आने वाले अगले 5 साल में आप छूट ले सकते हैं। तो उसकी कुछ लिमिट होगी ना कि इतना रहेगा तो एक बार में छूट दे देंगे। वही कर रहे हैं, 2,000 रुपया रहे या 2 लाख भी ब्याज रहे, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का रूल है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये याद रखना। 2,000 रहे चाहे 2 लाख रहे, कोई इसकी लिमिट नहीं है। रूल यही है कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटा जाएगा और अगले 5 साल तक आप उसकी छूट ले सकते हैं। जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे आगे बनने के बाद, जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसको ब्याज की छूट कितने साल में मिलेगी आपको, इकट्ठा नहीं मिलेगी, 5 साल में मिलेगी। क्लियर है। तो 10,000 का मैंने एक एग्जांपल दिया कि 10,000 रुपया अगर आपका ब्याज बनता है तो हर साल आपको कितनी मिलेगी छूट, 2,000 रुपया 2,000 रुपया 2,000 रुपया 2,000 रुपया 2,000 रुपया, 5 साल में ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये गवर्नमेंट नहीं कहती है कि आपके ब्याज की छूट नहीं मिलेगी, मिलेगी, इकट्ठा नहीं मिलेगी, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके देंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको देंगे। क्लियर है। ये होता है आपका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट यानी मकान बनने के बाद का जो अभी तक लोन नहीं पेड किया हो तो हर साल ब्याज भी देना है आपको, तो उसके लिए पूरी छूट मिलेगी। इसके लिए 5 इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली इंटरेस्ट डिडक्टेबल, पूरा जो है क्या होगा आपका, छूट के काबिल होगा, छूट योग्य होगा। क्लियर सबको है। तो इसका मतलब इसमें जो आपको छूट मिलेगी वो इकट्ठा नहीं मिलेगी, आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगी और यहाँ पर क्या है, फुल्ली इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा, जितना भी बनने के बाद का होगा। अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब, अब इसमें एक वर्ड लिखेगा डेट ऑफ कंप्लीशन, क्या लिखेगा, डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी मकान बनकर कब तैयार हुआ, मकान निर्माण होने की दिनांक दिया रहेगा, किस तारीख को मकान बनकर तैयार हुआ, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मकान पूर्ण होने की तारीख या दिनांक। ठीक है ना, मकान पूर्ण होने की तारीख यानी डेट ऑफ कंप्लीशन, मकान बनने की तारीख। अब देखो ध्यान से मुझे बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसको भी समझना है, उसका हिस्सा है ये। मकान आपके बनकर तैयार हुआ, देखो कब, 30 जून सन 2019 को कब बनकर तैयार हुआ, 30 जून 2019 को मकान कब बनकर तैयार हुआ। लॉ के हिसाब से ना, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं,
मकान बनकर तैयार कब हुआ? 30 जून 2019 तक। तो इसका मतलब कि जो मकान बनने के पहले की जो तिथि होगी वो कहाँ तक खत्म हो रही है? 30 जून के पहले। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि नहीं, जिस तारीख को मकान बनकर तैयार हुआ है उसके जस्ट पूर्व जो आपका प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है ना, वहां तक जो ब्याज होगा वो प्री माना जाएगा, उसके बाद का जितना ब्याज होगा वो सब पोस्ट माना जाएगा। बात समझ रही है? नहीं समझ में? 30 जून जो है सर 6 महीना, एक अप्रैल 3 महीना मार्च होगा, मार्च अप्रैल मई जून, तो ये 3 महीने का ब्याज पोस्ट में मानेगी, पोस्ट में माना जाएगा। हाँ। गुड। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा सेशन चल रहा है ये मुझे बताओ। 30 जून 2019 की बात कर रहा हूँ, ये सेशन कौन सा है? 19-20। इसका मतलब ये जो है वो सेशन जो चल रहा है आपका 19-20 चल रहा है, ये पूरा सब पोस्ट माना जाएगा। इसके पहले जो आपकी डेट खत्म हुई है, कब खत्म हुई है? 31 मार्च। ये पूरा क्या हो जाएगा? यानी ये जो 18-19 है। तो इनकम टैक्स में सेशन वाइज चलता है। अगर हमारा मकान बनकर बीच में तैयार हो रहा है 19-20 में, कभी भी 19-20 में तैयार हो जाए तो 19-20 हमारा पोस्ट वाला माना जाएगा, करंट ईयर मान लिया जाएगा। उसके पहले जितना होगा सब पोस्ट माना जाएगा। ध्यान सुनना एक बार को, फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर, इसी डेट को मैं आगे बढ़ाता हूँ तुम लोगों को। मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर 1 जनवरी, कितना लग रहा है भाई? ये 1 जनवरी 2020 को बनकर तैयार हुआ। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मुझको इंटरेस्ट निकालना हो तो कब तक का निकालूंगा? फिर वही बात आएगी यहाँ पर 31 मार्च 2023। देखो बनने से पहले जो प्रीवियस ईयर कौन था रहा होगा? 1 जनवरी 2020 की बात है, 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब उसके पहले क्या रहा होगा? 31 मार्च 2019 ही आएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये जो सेशन चल रहा है, देखो कौन सा चल रहा है? 19-20। तो 19-20 जो अगर होगा तो पूरा पोस्ट माना जाएगा। पिछले साल जिस ईयर बनकर तैयार हुआ उस ईयर को हम लोग पोस्ट कंस्ट्रक्शन मानेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा? आपका प्री कंस्ट्रक्शन जाएगा। ध्यान सुना, और एकदम लास्ट डे हम बने 31 मार्च को खत्म हो जाए बन के हैं? 31 मार्च को बन के तैयार होता है। उसको ही बताते हूँ, वहाँ से पूछने दो, अभी जनवरी से पूछ रहे। क्लियर सबको है? कि इसका मतलब ये हो जाएगा 30 जून बने, 30 सितंबर बने, 1 दिसंबर बने, 31 दिसंबर बने, 1 जनवरी बने, कुछ ही बने। अब 31 बार से नहीं लिया हूँ ताकि उत्सुकता बनी रहे होने वाला क्या है। तो 1 जनवरी 2020 को ही बनेगा, तो आपका 19-20 में चल रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमको जब ब्याज निकालना प्री ना, तो कहाँ से निकालेंगे? 31 मार्च 2019 से पहले कितना ब्याज होगा सब प्री है, उसके बाद का कितना है? पोस्ट है। अब आते हैं 31 मार्च पर, आ गया 31 मार्च 2020। ये कौन सा सेशन चल रहा है? ये 19-20। जिस सेशन में बनकर तैयार हुआ उसको तो हम लोग करंट ईयर मानेंगे, वो पोस्ट मानेंगे। इसका मतलब 31 मार्च 2020 को भी बनकर तैयार हुआ ना, तो ये चलेंगे यहाँ पर 31 मार्च 2019 ही चलेंगे। जिस सेशन में बनकर तैयार हुआ उस सेशन को हम लोग प्री में नहीं इंक्लूड करते हैं, पोस्ट में। और ब्याज कभी भी यहाँ से नहीं रहता 30 जून तक लगाया जाएगा या 1 जनवरी तक लगाया जाएगा, बल्कि वो पोस्ट आ गया, उसका जो सेशन खत्म होता है वहीं तक लेकर दिया जाता है, वही प्री माना जाता है। इसका 31 मार्च 2019 को माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस सेशन में बंग तैयार होगा उस सेशन को हम लोग पोस्ट में इंक्लूड कर लेंगे, उसके पहले का जो सेशन होगा सब प्री में आ जाएगा, जितने साल का भी है, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है। लेकिन इधर का जितना भी जिस सेशन में बंग तैयार होगा उसको हम लोग प्री में नहीं मानते, उसको पोस्ट में आ जाता है वो। तो सब दिखा दिया यहाँ पर, जून भी दिखा दिया हूँ, जनवरी दिखा दिया, 31 मार्च 2020 भी आया ना, तो इसको भी हम लोग 31 मार्च 2019 तक के पहले का ब्याज होगा और इस साल का ब्याज पूरा पोस्ट में आ जाएगा। जब ये कह सकते हो ना सर पूरा साल तो इसी में 31 मार्च को आया, लेकिन कानून में कोई दिमाग नहीं लगाना है, कानून तो कानून है। यस सर। उसमें दिमाग नहीं लगा सकते। इतना दिमाग लगाना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन जाओ, वहाँ पे जाकर दिमाग लगाना, जो एडवाइजरी कमेटी होती है जो बनती है टैक्स की, यहाँ पर दिमाग लगाने से कुछ नहीं काम चलेगा। यहाँ पर तुम वही करना है कि 31 मार्च 2020 है, ला कहता है कि जिस सेशन में बनकर तैयार होगी उसको हम लोग नहीं लेंगे, उसके जैसे पूर्व वाले को माना जाएगा, वो प्री माना जाएगा। जबकि कहने को ये भी कर सकते था, ये भी तो 31 मार्च 2020 पूरा बनकर तैयार हो, ये भी तो पूरा प्री है, पोस्ट कहाँ हो रहा है, लेकिन ला है कि ला है, उसको मानना ही है, ठीक है ना। तो 31 मार्च 2020 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन फिर भी हम कब ले चलेंगे? 31 मार्च 2019 ले चलेंगे, और उसके पहले का जितना ब्याज होगा सबको हम लोग प्री मानेंगे, और उसके बाद का जितना ब्याज होगा सबको पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मानेंगे। क्लियर है? चलो
ये बात समझ में आ गई। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में छूट मिलेगी। अब कब से छूट मिलेगी तो उसको भी इधर ध्यान दो। एक एग्जांपल रखा हूं यहाँ पर। तो ये बनकर कब तैयार हुआ इनकम टैक्स रिगार्डिंग 31 मार्च सन 19 को, ये मत करना 30 जून को या 11 को। जब इनकम टैक्स के रिगार्डिंग बात की जाएगी कब बनकर तैयार हुआ माना जाएगा 31 मार्च 19 को। तो इसके पहले जितना भी ब्याज हो, चाहे 18 19 हो जाए, 17 18 हो सकता है, 2 साल का ब्याज हो, 3 साल का ब्याज हो, 4 साल का ब्याज हो, तो जो भी ब्याज आया वो 10,000 में आपका आया। कितने में आया 10,000 में। तो अब ये 10,000 में छूट कब से मिलना चालू हो जाएगी ये इसको जानना है। 31 मार्च 2019 के बाद से अगले साल में रिटर्न फाइल करोगे ना छूट मिलना चालू हो जाएगी आपको। तो आप रिटर्न कब फाइल करेंगे 19 20 फाइनेंशियल ईयर बात कर रहा हूँ ये, यानी जब ये सेशन चालू उठ जाएगा, किराया उठाओ मान लिया गया तो आपका फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया। तो 19 20 फाइनेंशियल ईयर जब चालू करेंगे तो आप छूट ले सकते हैं 20 और 21 में ले सकते हैं, 21 22 में ले सकते हैं, 22 23 में ले सकते हैं, 23 24 तक ले सकते हैं। खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आप छूट ले सकते हैं। 5 साल की छूट लेंगे ना 5 साल में, तो जब आपने रिटर्न फाइल किया होगा तो वहां पर ले चुके होंगे, यहाँ पर भी आपने छूट ले लिया होगा। यही बार आपका चल रहा है, इसमें आपको लेना है 21 22 चल रहा है ना प्रीवियस ईयर में कौन तो चल रहा है अभी 21 22, इसमें आपको लेना है। बाकी अभी और 2000 रुपया होगा फिर उसको अगले साल लिया जाएगा, और अभी 2000 बचा हुआ उसको अगले साल लिया जाएगा। मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट फ्री का होगा उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में छूट मिलेगी। क्लियर है? तो हम 19 20 में ले चुके, 20 21 में ले चुके, 21 22 चल रहा है, 21 22 में लेंगे। फिर अभी आने वाले वक्तों में भी 2 साल बचे हुआ है उसको भी लेंगे 22 23 में और 23 24 में। क्लियर है? तो 10,000 की छूट आपको पूरी मिलेगी, लेकिन बस इकट्ठा नहीं मिलेगी बल्कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो कब से जिस तारीख को आपका मकान बनकर तैयार हुआ है इनकम टैक्स रिगार्डिंग, तो उसके अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आप छूट ले सकते हैं। समझ में कुछ बात है? तो अब ये हमारे पास रूल रेगुलेशन है, इसको पहले नोट कर लो, तब उसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। पूरा हो जाएगा। देखो नीचे चलो देखो लिखा तो है। हाँ देखे सभी लोग, लिखा गया इन द फॉलोइंग केसेस कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 assuming the loan of rupees 2 lakh was taken for the construction of the house at the rate of 12% per annum and the house had been let out। फिर अभी देखो ऐसा है कि हमको इंटरेस्ट डिडक्टेबल निकालना है। क्या निकालना है? कितना इंटरेस्ट की आपको छूट मिलेगी वो निकालना है। इसमें वही पूछा है इंटरेस्ट डिडक्टेबल। किस फाइनेंशियल ईयर की बात है तो क्वेश्चन बताया गया कि ये जो प्रीवियस ईयर हमारा 21 22 है, प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21 22, ये 22 23 चल रहा है हम लोग का। इसका मतलब असेसमेंट ईयर 22 23 के लिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्या है 21 22 है। 21 22 में जितना भी ब्याज होगा तो ब्याज कौन होगा? प्री और पोस्ट दोनों होगा। तो प्री का कितना और पोस्ट का कितना, प्री का कितना और पोस्ट का कितना, दोनों मिला के छूट मिलेगी आपको। ठीक है ना? तो वही दोनों करेंगे, आप निकाल बताइए कितना ब्याज आपको छूट मिलेगी। तो 2 लाख रुपये हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है ना, और 12% आपसे सर ब्याज है। लोन कब लिया? डेट अलग से लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन बना दिया हुआ है ABC करके, लेकिन ऊपर की इन्फॉर्मेशन सब कुछ वही है कि 21 22 का से हम लोगों को प्रीवियस ईयर रहेगा, लोन कितना रहेगा 2 लाख रुपये रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा 12% रहेगा। ठीक है ना? और डेट सबकी अलग अलग दी हुई है, 3 केस बना के दिया हुआ है। देखो तो आ गया पूरा, ये 3 केस बना के दिया हुआ है। ठीक है ना? A B और C। तो A और B और C को हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A वाला केस। A वाले में हमको क्या क्या दिया हुआ है मैं दिखा देता हूँ। डेट ऑफ लोन दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद जानते हो क्या दिया हुआ है? डेट ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा क्या है, मैं थोड़ा सा उसका नक्शा बना के दिखा देता हूँ तुम लोगों को कि हम लोगों से पूछा क्या है। ये हम लोग ऊपर लिखते हैं, जानते हो क्या? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22 23। ये असेसमेंट ईयर हम लोगों का जो है 22 23 है, प्रीवियस ईयर हम लोगों का 21 22 है। तो ये सब की डिविजन बता दी गई है। प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं?
और असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं। ये सारी डिफिनेशन बताई गई है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का सेक्शन 3 बताया गया था और असेसमेंट ईयर का सेक्शन 2(9) बताया गया था, ठीक है ना। और ये किसको किसको क्या क्या बताया गया था, वो सारी बातें बताई गई वहाँ पे। हाँ जी देखो, ये हो गया GAV। अब इसमें से जानते हो दो छूट मिलती है, म्युनिसिपल टैक्स की और अनरियलाइज्ड रेंट की, ये दोनों छूट मिल जाएगी। ये आपका आ जाएगा क्या, एनुअल वैल्यू। उसके बाद फिर आपको मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ये आपको छूट मिलेगी। और एक मिलेगा आपको इंटरेस्ट ऑन बारोड। अब इसमें भी दो इंटरेस्ट मैं लिख देता हूँ, एक हो गया प्री और एक हो गया पोस्ट इंटरेस्ट। ये दोनों मिला करके आपका ये और ये मिला करके ये हो जाएगी, ये आपकी टैक्सेबल इनकम निकल के आ जाएगी। ये होगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही पूरा नक्शा उसका है। आप लोग वहां तक पढ़ चुके हो सब, GAV निकालना, म्युनिसिपल टैक्स निकालना, अनरियलाइज्ड रेंट घटाना, क्या रूल नियम है, स्टैंडर्ड घटा चुके हो, इंटरेस्ट जो निकाल के दिया था क्वेश्चन लगा चुके हो। अब निकालने वाला टॉपिक चलना है कि हम लोग प्री और पोस्ट कैसे निकालते हैं। प्री की एनुअल 5 इंस्टॉलमेंट में छूट देती है और पोस्ट की जितना भी ब्याज इंस्टॉल कराएगा पूरा पूरा मिलेगी। 1 लाख लोना 1 लाख पर, 50,000 लोना 50,000 पर, 25,000 लोना 25,000 पर छूट मिलेगी। मान लीजिए खर्चा नहीं हुआ 30% ऐसे ही माइनस कर देंगे। 30% तो हमने बताया कि फ्लैट रेट से आपको छूट मिलेगी, खर्चा हो ना हो दिया है मतलब क्वेश्चन में दिया है ना, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। जैसी एनुअल वैल्यू आई 30% आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी। लोन नहीं है तो ब्याज की छूट नहीं मिलेगी, लोन होगा तो ब्याज की छूट मिलेगी। लोन का पर्पस बता दिया कि 4 पर्पस से लोन लिया गया होगा, तभी शादी ब्याह के लिए, कार खरीदने के लिए लोन लोगे तो इसमें छूट मिलेगी आपको। पर्पस बता दिया 4 पर्पस, किस पर्पस से, बिल्डिंग बनवाने के लिए, बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए, रिन्यूअल कराने के लिए और रिपेयरिंग। यही ना कि आपको मकान खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, मकान की मरम्मत कराने के लिए और मकान का पुनः निर्माण कराने के लिए। इन 4 मकसद से अगर लोन लेंगे तभी जाकर के आपको मकान में छूट मिलेगी। ये थोड़ी ना कि आप ले रहे हो वो अपने पर्सनल शादी ब्याह के लिए लोन के लिए, कार लोन के लिए या और किसी अदर पर्पस के लोन के लिए ले रहे हो तो उसमें आपको छूट मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन बारोड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 4 पर्पस के लिए होना चाहिए, तभी जाकर के आपके लोन की छूट मिलेगी, इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये हम लोग पास हो गया कि यही पूरा नक्शा बता दिया गया है। तुम लोग सब जानते हो, 30% तक जानते हो, एकदम आँख बंद करके लगाना ही लगाना, उसमें कुछ रूल नियम कुछ सोचना नहीं है, खर्चा हो ना हो कुछ नहीं। 30% आपको इनकम टैक्स एकदम डायरेक्ट छूट दे रहा है फ्लैट रेट से, ठीक है ना, इंडिविजुअल को। रह गया ये इंटरेस्ट ऑन बारोड का, अगर हमने लोन लिया होगा मकान बनवाने के लिए, मकान खरीदने के लिए, मकान की मरम्मत कराने के लिए, मकान का पुनर्निर्माण कराने के लिए, तो आपको ब्याज की भी छूट मिलेगी। अब ब्याज को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 200 बटा होता है प्री इंटरेस्ट और पोस्ट इंटरेस्ट। तो कैसे निकल के आएगा, तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें दिया है सबसे पहले देखो ए वाले केस में कि डेट ऑफ बारोइंग जो दिया हुआ है 1/4/2014 को लोन लिया है। अब मकान बनकर तैयार जो हुआ है 31 दिसंबर सन 2016 को, 31 दिसंबर 2016 को बनकर तैयार हुआ है। तो जानते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो मानते हैं प्रीवियस ईयर, वो कौन सी डेट को आपका आएगा यहाँ पर, 13-14 हाँ बताएगा ना कि जिस साल आपका बंक तैयार होगा उसको नहीं मानता है कि 31 दिसंबर तक लेंगे हम लोग। 15-16 यानी कि अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना हो, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना हो तो मकान बंक तैयार हुआ है आपका 31 दिसंबर तक, तो ये नहीं कि 1/4/2014 से लेकर के 31 दिसंबर तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन होगा ना। इसको क्या बताया गया है, ये जो डेट आएगी कहाँ पर आएगी आपकी 31 मार्च सन 2016 आएगा। 31 दिसंबर को बंद की हो तो जस्ट उसके पहले जो आपका प्रीवियस ईयर होगा वही ना, तो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर लिख देता हूं यहां पर, एंडिंग डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, क्लियर है ना। यानी जिस तारीख को बंक तैयार होगा उससे कोई मतलब नहीं है, उस तारीख के पहले जो आपका खत्म हुआ होगा। क्योंकि चल रहा है आपका, जानते हो कौन था, 16-17 चल रहा है, 16-17 हम क्या चल रहा है आपका 15-16। तो इसका मतलब ये कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च सन 2016 को खत्म हो रहा होगा, क्लियर सबको। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ब्याज है ये क्या कराएगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इसको बोला जाएगा। यही है आपका ये पीरियड जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये क्या है आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब यहाँ से वहां तक का देखो 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक, तो 14-15 और 15-16 देख लो। 1 अप्रैल 14 चालू है ना, तो 14-15 एक साल हो जाएगा,
15-16 कितना हो जाएगा? 2 साल। इसका 2 साल का ब्याज निकालना है। कितने साल का? 2 साल का। सबको पता है कि जो लोन लिया गया है, लोन टेकन ₹2 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम है। तो इसका मतलब आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2014 से, मकान बन तैयार हुआ 31 दिसंबर 2016 को, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग बना हुआ कब मानेंगे? 31 मार्च सन 2016 को। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब का निकाला जाएगा? 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च सन 2016 तक का। तो 24 महीने का, 2 साल का कह लो, 24 महीने का कह लो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप जब लोन निकालेंगे तो कितने में निकालेंगे? मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर प्री इंटरेस्ट। क्या लिख रहा हूँ? 2 लाख रुपए पर 12% के हिसाब से 2 साल का निकालना है, तो 12% निकालूंगा 1 साल का हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको मैं 24 बड़ा, क्योंकि जो निकालोगे ब्याज ये 12 महीने निकल के आएगा। 12 से डिवाइड कर दो, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी बात वही आएगी 2 साल। लेकिन इसी तरह से लिख रहा हूँ ताकि जरूरी नहीं कि हर जगह साल ही आ जाए। कहीं 36 महीना आ जाएगा, कहीं 38 महीना आ जाएगा, कहीं 21 महीना आ जाएगा। तो इसलिए मैं महीना लिख दिया हूँ कि 21 बटा 12 रहेगा, 24 बटा 12 रहेगा, 30 बटा 12 रहेगा। क्योंकि ये जो ब्याज निकालो 12% है ना, ये 12 महीने का है। 12 से डिवाइड करो जितने महीने जरूरत हो, 12 महीना, 14 महीना, 18 महीना, 9 महीना, 12 महीना, ठीक है ना। चले तो इसको काटो पीटो, काटे पीटे, ऐसे हटाए, कितना हो गया देखो? 0 0 0 24 दुना ये 48,000 रुपया आपका क्या निकल गया यार? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकल गया। वैसे भी देख सकते हो कि 2 लाख पर 12% आपके 12,000 बनता है 1 साल का। 2 साल कितना हो जाएगा? 12 24 24 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 24,000 रुपया आपका बनता है 1 साल में। 2 साल में कितना हो जाएगा आपका? 48,000 रुपया। 48,000 प्री इंटरेस्ट है। तो क्या आपकी पूरी छूट मिल जाएगी? नहीं। कितनी छूट मिलेगी आपको? 1/5 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 बराबर के हिस्सों में। तो 5 हिस्सा करोगे तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर हैं 9,600। हर साल आपको 9600 छूट मिलेगी 5 साल तक। अब 5 साल देखा जाए कि हम लोग असेसमेंट ईयर 22-23 में आ पाएंगे या पाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर 21-22। तो प्रीवियस ईयर हमें निकालना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2016 खत्म हुआ ना, तो पहले साल कब खत्म होगा? 16-17 में ले सकते हैं, ले चुके होंगे। 17-18 में ले चुके होंगे, 18-19 में ले चुके होंगे, 19-20 में ले चुके होंगे, 20-21 में ले चुके होंगे, और हम लोग क्या चल रहा है? 21-22 में। इसमें नहीं लेंगे। देख लो 5 साल तो छूट ले चुके, अब क्या लोगे? अब हम लोग का असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? 22-23। प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा? 21-22। तो 21-22 में आपका प्री इंटरेस्ट कितना हो गया? देख लो 9600 आता है, लेकिन 9600 आप ले चुके हो, 16-17 में ले चुके हो, 17-18 ले चुके हो, 18-19 ले चुके हो, 19-20 ले चुके हो, 20-21 ले चुके हो। अब फिर लेंगे क्या? 5 साल के तो रिटर्न फाइल कर रहे हो, हर साल तो लिए होगे, मामला खत्म। 9600 5 मतलब लिया, 48,000 छूट तो आपको मिल चुकी है। हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए असेसमेंट ये 22-23 में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ले चुके हैं। इतना रखकर नीचे लिख देंगे कि 22 ऐसे ही लिखोगे? हाँ ये लिखोगे। पूछा क्वेश्चन तो यही मांगा है हम लोगों से कि 21-22 का जो हम लोगों का प्रीवियस ईयर है उसका डिडक्टेबल इंटरेस्ट बताइए। तो हम लोग डिडक्टेबल इंटरेस्ट निकालने हैं, फिलहाल 0 हुआ। पोस्ट तो निकालो, अभी तो प्री निकालो मैं यहाँ पर। पोस्ट इंटरेस्ट देखा जाए अभी भी लोन एग्जिस्ट है कि नहीं लोन है, तो पोस्ट इंटरेस्ट निकालेंगे। पोस्ट इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो पहले लोन है कि नहीं अभी। तो क्वेश्चन में लिखा हो यहाँ पर देखो, लोन रीपेड अप टू 31 मार्च 2021। 31 मार्च सन 2021 तक लोन पेड हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में लिखा है यहाँ पर कि फुल हो गया है। कब हो गया है? 31 मार्च 2021 को फुल हो गया है। पास में आ रही है? इसका मतलब आप बताओ कि 2 लाख रुपया जो हम लोग बात कर रहे हैं 21-22 की, तो 21-22 में लोन था क्या? अगर मैं 31 मार्च 2021 को पेड कर दिया हूँ, देखा है यहाँ पर 31 मार्च 2021 तक भुगतान हो गया, तो 1 अप्रैल 2021 को लोन था क्या? तो 1 अप्रैल 21 से लेकर के 31 मार्च 2020 के बीच में कोई लोन था क्या? नहीं था। तो जब लोन नहीं तो ब्याज होगा क्या? नहीं होगा। तो पोस्ट इंटरेस्ट बना क्या? नहीं बना। ये भी क्या हो जाएगा आपका? तो अब पूछ रहा है कि डिडक्टेबल अमाउंट बताओ, कितना? 0। क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि इस केस में, यदि पहले वाले केस में, ए वाले केस में बताइए कि इंटरेस्ट डिडक्टेबल कितना है। तो डिडक्टेबल इंटरेस्ट कितना? 0। प्री भी खत्म हो चुका है, पोस्ट हमारे पास है ही नहीं क्योंकि लोन रीपेड है। लोन अभी भी एग्जिस्ट नहीं है, लोन अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर सबको? चैप्टर खत्म।
नहीं सर। और आगे चलिए। ठीक है इतना है? तो ये हम लोग को हो गया डिडक्टेबल इंटरेस्ट के बारे में कि प्री इंटरेस्ट और पोस्ट इंटरेस्ट। इस केस को नोट करो तब उसके बाद बी वाला भी बताएंगे। जल्दी नोट करो फटाफट। ये ज्यादा मुंह मार दिया है। कर दियो? यस सर। 1/10/2015 को लिया गया है। बंद तैयार हुआ 31 मार्च 17 को। देखो 31 मार्च सन 2017 को। ये तुम्हारा रोजगार क्वेश्चन है ये। बस इतनी बात है। तो 1 अक्टूबर 2015 को लोन लिया गया है और 31 मार्च सन 2017 को बनकर तैयार हुआ है। कब बनकर तैयार हुआ? 31 मार्च 17 को। तो अब बताओ कि इसका एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2017 ही मान लें? नहीं लास्ट के साथ क्या करता है? जिस सेशन बंद तैयार होगा उसको छोड़ करके उससे पहले वाले जो सेशन होगा एंडिंग है उसको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 31 मार्च सन 2016 जो है ये आपकी कौन सी पीरियड है? ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वाला पीरियड है ये। इन है। इसका मतलब आप 1 अक्टूबर 2015 से लेकर के 31 मार्च सन 2016 तक कितने महीने का? ये कौन सा सेशन हुआ? देखो 15-16 हुआ। 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 16 उसी साल में खत्म हो गया। तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक कितने महीने हो गए? 6 महीना 6 महीने का ब्याज जो होगा प्री का होगा। बाकी सब पोस्ट का हो जाएगा। ये नहीं मत करना कि सर साल भर तो बुरा बताइए 1.5 साल का ब्याज हो रहा है, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक 17 का हो रहा है, 1.5 साल का हो रहा है, 1.5 साल का फ्री माना जाएगा क्योंकि बंक तैयार हुआ आपका 31 मार्च 17 को। ला के हिसाब से चलना है कि हमको जिस तारीख को बंक तैयार होगा उससे जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर होगा वहीं तक का ब्याज फ्री माना जाएगा, उसके बाद का ब्याज होगा पोस्ट माना जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तो इसका मतलब मैं लगाऊंगा यहाँ पर प्री इंटरेस्ट 2 लाख रुपए पर 12% के हिसाब से कितने महीने का? 6 महीने लगाऊंगा। कितना आ जाएगा? ये 12 काट दिए, ये काट दिए, कितना आ जाएगा? 12,000 रुपया। ये फ्री आ गया। और काम खींच लेता पूरा 1 साल को बोले क्या 1 अप्रैल को बना देता, वही ना छूट मिलती है उसको। इतना भी माना नहीं। हाँ जी 12,000 रुपये इधर देखिए आप 12,000 रुपये पूरा हुआ। क्या पूरी बात है कि इकट्ठा छूट मिल जाएगी? नहीं 1/5 जाएगी आपकी। 1/5 कितना हो जाएगा आपका? वही 2400। आपको हर साल 2400 मिलेगी। कब से मिलेगी? 16 को खत्म हुआ ना? 16-17 में ले सकते हो, ले चुके। 17-18 में ले चुके हो, 18-19 में ले चुके हो, 19-20 में ले चुके हो, 20-21 में ले चुके हो, 22-23 हम लोग जो चल रहे हैं यहाँ पर 21-22 चल रहा है हम लोगों का। इसमें मिलेगी आपको? फिर आ गया नहीं हम लोग खत्म। पोस्ट इंटरेस्ट निकालना होगा। पोस्ट वाला लिखा है सर आधा दिया है। तो अब देखो 31 मार्च सन 2021 तक लिखा है यहाँ पर लगी हुई है कि लोन रिपेड अप टू 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 तक हाफ पेमेंट कर चुका है। फुल नहीं लिखा है, हाफ। इसका मतलब 2 लाख में से कितना पेमेंट हो चुका है? 1 लाख पेमेंट हो चुका है। कितना लोन अभी भी है? 1 लाख। इसका मतलब 31 मार्च 2021 तक वो 1 लाख पेमेंट कर दिया तो 1 अप्रैल 2021 को कितना लोन रहा होगा? 1 लाख रुपया। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक पूरा 1 लाख का लोन है कि नहीं?